सर हेलो। ठीक है, तो हम लोग ईएमआई पर रहते हैं और ईएमआई में सेल्फ इंडक्टेंस देख रहे थे और इंडक्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इंडक्टर के बारे में हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई भी सोलेनॉइड अगर है या फिर कोई भी लूप है, जनरली हम लोग इंडक्टर को सोलेनॉइड के लिए बोलते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी एक सोलेनॉइड है, इसमें से आई इंक्रीजिंग अगर दे रखा है, तो इस सोलेनॉइड को ईएमएफ की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा था कि इस सोलेनॉइड को किस तरीके से ट्रीट करेंगे। आई अगर कांस्टेंट है तो इसका इंडक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आई यानी करंट इंक्रीजिंग है तो उसको ये अपोज करेगा, और अगर करंट डिक्रीजिंग है तो उसको सपोर्ट करेगा। ऐसा हम लोगों ने देखा था। और इसका जो इंडक्टेंस लिखे थे हम लोग, एल इक्वल टू, ये लिखे थे, फाइंड किए थे, तो आया था म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। ठीक है, स्मॉल एन की टर्म में लिखेंगे तो ऊपर नीचे अगर एल एल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो इसको म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल लिख सकते हैं। ठीक है, और ए एल क्या होगा, ये सोलेनॉइड जो एक सिलेंडर से बनाता है उसका एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम है, इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। तो एल को हम इसमें से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। खैर ये सब हम लोग क्लास देखे थे, वॉल्यूम वाला नहीं बताया था इसलिए भी बोल दिया कि वॉल्यूम में भी यूज कर सकते हैं ना। एनर्जी है नेक्स्ट जो हमको देखना है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। अगर हमारे पास कोई इंडक्टर दे रखा है तो उसमें एनर्जी स्टोर होगा या नहीं होगा उसके बारे में, तो अगर हम देख रहे हैं कि स्टोर्ड एनर्जी पता करना है तो एनर्जी स्टोर हो रहा होगा। हम एक सिंपल सा केस ले रहे हैं स्टोरिंग का। ये हमारा इंडक्टर है, इसमें जो करंट है आई ये इंक्रीजिंग है और लेट से डी आई बाई डी टी। ठीक है, इस रेट से ये बढ़ रहा है, इसका इंडक्टेंस एल है। तो हम इसको ऐसा बना सकते हैं कि करंट इसमें से आई जा रहा हो और बैटरी को हम इस तरीके से बना सकते हैं, यानी इसको अपोज करेगा ऐसा, और ये ईएमएफ कितना होगा तो एल डी आई बाई डी टी होगा। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें और करंट का अपना जो थ्योरी था उसको हम लगाएं यहाँ पे। तो अगर ये बैटरी है और इसके हायर पोटेंशियल की तरफ करंट जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये जो बैटरी है यानी कि सेल जो है यहाँ पे, ये इट बिहेव्स एज ए लोड। ठीक है, ये जो लोड की तरह बिहेव कर रहा है, अगर लोड की तरह बिहेव कर रहा है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पावर कंज्यूम्ड। ठीक है, पावर पावर जो होता है v इंटू आई होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू आई। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है ई को ले रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एल आई डी आई बाई डी टी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एल आई डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एनर्जी कितना हुआ कंज्यूम्ड होगा, एनर्जी कंज्यूम्ड। तो एनर्जी कंज्यूम्ड होता है पावर इंटू डी टी, एनर्जी कंज्यूम्ड या फिर हीट लॉस। यहाँ से ध्यान से देखें तो ये हमको मिल जाएगा एल आई डी आई। ठीक है, एल आई डी आई, स्मॉल आई ले रहे हैं। तो ये एनर्जी कंज्यूम जो होगा स्मॉल होगा, डेल्टा एच का बात कर रहे हैं। तो टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम्ड होगा तो एच लिख सकते हैं, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इधर देखो तो एल तो कांस्टेंट है, आई कहाँ से कहाँ, तो जीरो से कुछ इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आई नॉट स्क्वायर बाई टू।
ठीक है, H इक्वल टू एल आई नॉट स्क्वायर बाई 2। अगर हम कैपेसिटर के केस में देख रहे थे, कैपेसिटर के लिए हम लोगों ने पढ़ा था, तो ऐसा हमारा प्लेट्स था, एक पे पॉजिटिव क्यू, इस पे माइनस क्यू, इसका कैपेसिटेंस C, तो हम एनर्जी स्टोर्ड U लिखते थे। तो वैसे ही ये हीट लॉस हो या फिर एनर्जी स्टोर्ड बोलेंगे तो इसको U लिख रहे हैं, ठीक है। तो U जो हम लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे हाफ CV स्क्वायर या फिर हाफ क्यू स्क्वायर बाई C। और ये था इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्टोर्ड एनर्जी हुआ करता था, ठीक है। तो ये चीज हम बोलते थे इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। वैसे ही ये जो है मैग्नेटिक एनर्जी है, यानी कि अगर हमारा सोलेनोइड है ऐसा, ठीक है, ऐसा अगर सोलेनोइड है तो इस सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड ऐसा स्टोर्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी है, इसको बोलते हैं एनर्जी, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड एनर्जी है, तो इसलिए इसको बोलेंगे मैग्नेटिक एनर्जी। जब भी ऐसा आया था तो यहीं से रिलेट करके बोल रहे हैं, यहाँ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एक एनर्जी डेंसिटी डिफाइन कर रहे थे, जिसको लिखे थे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, याद हो तो। वैसे ही सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम अगर हमको डिफाइन करना हो तो यू भी हम इसको लिख दे रहे हैं, यू ये है, तो ये हम लिखेंगे, यहाँ से आ जाएगा 1/2। एप्सिलॉन नॉट की जगह हम म्यू नॉट यूज करते हैं, और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में रेसिप्रोकल का रेशियो है, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा म्यू नॉट, और यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, ठीक है। तो हम इससे रिलेट करके ही लिख रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि हमको प्रूफ से उतना मतलब है नहीं, तो इस चीज को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये है हमारा मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर लिखेंगे तो लिखेंगे बी स्क्वायर बाई 2। अगर कोई मीडियम हो, फॉर एनी अदर मीडियम, यानी कि ये तो फ्री स्पेस के लिए है, तो हम इसमें म्यू यूज करते हैं, म्यू आर इंटू म्यू नॉट रिप्लेस कर देंगे, यू तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये है एनर्जी डेंसिटी, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ है, एसोसिएटेड है, उस चीज को बोल रहे हैं। यानी कि अगर कोई इंडक्टर है उसमें करंट इंक्रीजिंग है, तो वो अपोज कर रहा है और बदले में उसमें जो है एक एनर्जी स्टोर होते जा रहा है, एनर्जी स्टोर रहेगा, होते रहेगा, और बाद में उस चीज को सप्लाई करेगा। नहीं कि जब करंट घट रहा होता है, क्लास देखे थे कि अगर हम स्विच ऑफ कर रहे थे तो थोड़ा लेट से करंट डिक्रीज कर रहा है, यानी कि वो एनर्जी कहीं ना कहीं से आ रहा होगा। तो ये बैटरी जो एनर्जी स्टोर कर रहा है वही हमें सप्लाई करेगा, और ये एनर्जी जो होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, तो इसलिए इसको मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी भी बोलते हैं, या सिंपली मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला, यानी कि जो स्टोर्ड एनर्जी होगा स्क्वायर बाई 2 होगा, ये क्या है, मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी है। बाकी किसी के लिए तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा यू इजकल टू एल आई डी आई इंटीग्रल। इस फॉर्म को इंटीग्रल फॉर्म में याद रखें, क्योंकि क्वेश्चंस में दे सकता है आई एज फंक्शन, कुछ भी दे सकता है, तो उस समय हमको चेंज करना पड़ सकता है। ये था विथ इंडक्टर, ठीक है। एनर्जी से रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे जब हम एलसी ऑसिलेशन करेंगे, कि कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा, कितने टाइम पे क्या होगा, वो सब चीजें।
फिलहाल हम देखते हैं इंडक्टर इन सर्किट। पहला कनेक्टेड विथ अ बैटरी। ठीक है, इंडक्टर को हम एक सिंपली सिर्फ एक बैटरी से कनेक्ट कर रखे हैं। यहाँ इंडक्टर जो है वायर है, और वायर है तो ऑफ कोर्स उसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेकिन जब तक नहीं कहा जाए कि उसके पास रेजिस्टेंस है तब तक हम नहीं मानेंगे। तो इंडक्टर कनेक्टेड विथ अ बैटरी, और यहाँ पे हम रेजिस्टेंस नहीं मान रहे हैं, यानी कि हमारा केस क्या है कि एक इंडक्टर है। ठीक है, और ये इंडक्टर को हम एक ऐसा बैटरी से कनेक्ट कर दिए। स्विच फिलहाल ओपन है, इसका ईएमएफ ई बोल रहे हैं, इसका इंडक्टेंस एल बोल रहे हैं। अगर स्विच को क्लोज कर दें, यानी कि इफ स्विच इज क्लोज्ड, स्विच को क्लोज कर देंगे तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा किसी टाइम पे कि हमको इसमें से करंट आई ऐसा बहता हुआ मिलेगा। ठीक है, एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पे अगर बात करें तो इसमें से करंट हमको ऐसा आई बहता हुआ मिलेगा। इस समय पे अगर हम केवीएल यूज करें इस सर्किट में तो हमको क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से। तो ई इसके क्रॉस लिखेंगे तो माइनस एल डी आई बाई डी इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो कर सकते हैं कि डी आई इंटीग्रेट इक्वल टू ई बाई एल डी टी। 0 से टी, करंट पहले 0 था, कुछ करंट आई आया होगा, तो यहाँ से हमको दिख रहा है इंटीग्रेट करने का आई बराबर ई बाई एल टी। यानी कि अगर सिंपली एक इंडक्टर को हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें जो करंट है टाइम के साथ साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो ये आई हो गया, ये टाइम हो गया। ध्यान से देखे तो ये ऐसा लीनियर बढ़ रहा है, और इसका जो स्लोप आएगा, स्लोप दिख रहा है कि ई बाई एल के बराबर होगा। ठीक है, तो सिंपली जब हम सिर्फ एक इंडक्टर है जिसके पास हम नहीं बोल रहे हैं कि कोई भी करंट रेजिस्टेंस है उसमें, तो उसको अगर हम बैटरी से कनेक्ट करके स्विच ऑन करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो करंट होगा वो बढ़ेगा टाइम के साथ साथ, और वो कैसे बढ़ेगा, तो लीनियर आ रहा है, यानी कि इस भाई एल जो है स्लोप है और ये लीनियर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो खास सबसे सिंपल केस है। मेन है हम लोग का सेकेंड केस, यानी कि इंडक्टर विथ रेजिस्टेंस। ठीक है, इंडक्टर जो है रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड विथ ठीक है किसी बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। इस केस को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ ऑफ करंट। ठीक है, यानी कि कंसेप्ट जो होगा हमारा ग्रोथ ऑफ करंट का होगा, यानी कि अगर कोई इंडक्टर है पहले से ये इसमें कुछ भी एनर्जी नहीं है, ये इंडक्टर है इसमें कोई एनर्जी नहीं है, इसमें एक रेजिस्टेंस ऐसा सीरीज में लगा हुआ है, ई। ठीक है, अगर हम की को क्लोज करेंगे कि किसी टाइम टी के बाद, तो ये हमको ऐसा मिलेगा। ठीक है, एट एनी टाइम
एट एनी टाइम किसी टाइम टी पे हो सकता है कि इसमें से करंट ऐसा आई बह रहा हो, इसके अक्रॉस बढ़ रहा हो डी आई बाई डी टी कुछ भी, ठीक है, यानी कोई भी रेट से बढ़ रहा हो, इंडक्टेंस है या रेजिस्टेंस आर है, ये ईएमएफ ई है। अगर हम इसको इस लूप में ऐसा घूम रहे हैं और केवीएल यूज करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली देख रहे हैं कि एक इंडक्टर है, उसको एक रेजिस्टर के साथ बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब स्विच ऑन करेंगे तो करंट बहना शुरू होगा। करंट बहेगा तो ऑफ कोर्स हम सोच रहे हैं कि फिलहाल अगर जैसे स्विच को ऑन करे होंगे करंट बढ़ना शुरू हो रहा है, इंक्रीजिंग है, करंट इंक्रीजिंग है, यानी कि यहाँ पे जो इंडक्टर है वो अभी इस करंट को अपोज कर रहा होगा, यानी कि इस ग्रोथ में कुछ टाइम लगेगा, तुरंत ही अपना मैक्सिमम वैल्यू नहीं चला जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास भी देखा था, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम अकॉर्डिंग टू केवीएल अगर बोले, यानी कि इस लूप में अगर केवीएल यूज करें तो ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, ई माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर जीरो, ठीक है। यहाँ पे आए तो ई आया, ठीक है, यानी कि अगर हम इस बैटरी के क्रॉस में अगर लिख रहे हैं, बैटरी से जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो वहां पे ई आया, इसके लिए माइनस एल डी आई बाई डी टी, और रेजिस्टेंस के लिए आई आर होता है, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हायर से लोअर जा रहे हैं तो माइनस। अब यहाँ से हमको करंट का इक्वेशन फाइंड करना है, तो करंट का इक्वेशन फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ हमको क्या मिल रहा है कि डी आई बाई डी टी, सिंपली एक फॉर्मेट चेंज करके हम लिख ले रहे हैं, चाह रहे हैं, यहाँ से हमको दिख रहा है ई माइनस आई आर बाई एल, ये चीज दिख रहा है हमको। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से लिख सकते हैं डी आई बाई ई माइनस आई आर इक्वल टू 1/एल डी टी, इंटीग्रेट करना है तो आई वाले के आई रखेंगे, टी को उधर लेगा, इंटीग्रेट करेंगे। अब टाइम तो टी इक्वल टू 0, यानी कि स्विच जब ऑन किए थे किसी टाइम टी के लिए पता कर रहे हैं। इनिशियली करंट स्विच ऑफ था, क्लोज ओपन था, तो करंट तो 0 ही रहा होगा, किसी टाइम टी पे करंट कुछ आई होगा। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो ये 1/x का फॉर्मेट है, इसको लिखेंगे एल एन ई माइनस आई आर, और आई के रिस्पेक्ट में है, उसका कोएफिशिएंट माइनस आ रहा है, तो डिवाइडेड बाई माइनस आर, लिमिट रख लेंगे 0 से आई, इक्वल टू हो जाएगा 1/एल इंटू टी। बस अब कैलकुलेशन है मैथ्स से। यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो इसको लिख सकते हैं एल एन, आई का वैल्यू रखेंगे तो ई माइनस आई आर अपॉन 0 रखेंगे तो ई आ जाएगा, इक्वल टू आर बाई एल, माइनस इधर लेते आ रहे हैं टी। यहाँ से एल एन है तो हम एल एन को हटाएंगे तो ई का पावर आएगा, तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस आर बाई ई आई इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर माइनस आर टी बाई एल, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, आई इक्वल टू, ध्यान से देखो तो ई बाई आर 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस, ठीक है। तो ये है इक्वेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट। करंट जो है इंडक्टर और एक सिंपल सा रेजिस्टेंस है, सॉरी, तो इसमें जो करंट ग्रोथ है इस फॉर्म से। अब ई बाई आर क्या है, तो ई बाई आर, यानी कि अगर हम देखें कि इंडक्टर हमारा नहीं होता सर्किट में, तो ई बाई आर इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होता, तो ई बाई आर जो है मैक्सिमम करंट है, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं आई नॉट
1 माइनस e raised to power माइनस RT by L, since E by R इक्वल टू मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम करंट जो है E by R पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस है। अब अगर ये है इक्वेशन आया तो इसका केसेस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, एट t इक्वल टू 0 पे क्या होगा। ठीक है, जब समय 0 होगा तो ध्यान से देखो इस इक्वेशन में t को 0 रखेंगे तो e का पावर 0 आएगा, यानी कि i हमको मिलेगा i नॉट 1 माइनस e का पावर 0। e का पावर 0 1 ही होता है, ये हमको करंट 0 मिल रहा है, जो कि पहले से भी हम जानते हैं कि शुरू में सर्किट ओपन था तो करंट ऑफ कोर्स 0 ही होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इनिशियल कंडीशन में अगर ये इंडक्टर है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था, अगर इसको हम ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो एट t इक्वल टू 0 ये जो है ऐसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो इंडक्टर के अक्रॉस में करंट 0 हो जाना, इस सर्किट में करंट 0 हो जाना, यानी कि ये जो चीज है ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अगर याद हो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो यहाँ भी सिमिलर टाइप का दिखेगा। तो t इक्वल टू 0 पे, यानी कि अगर हमको सर्किट में इंडक्टर बोलेगा और बोलेगा इनिशियल में, तो जहां भी इंडक्टर लगा होगा हम उसको शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, क्योंकि इंडक्टर के थ्रू से में करंट 0 है, करंट 0 है, यानी कि वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा होगा, तो वहां पे हम उसको हटा सकते हैं। इंडक्टर को हटा दिए तो ये दोनों एंड जो है हमारा ए और बी, इस बीच में हमको कुछ भी कनेक्टेड नहीं दिखेगा, ओपन सर्किट है, इससे करंट 0 हो गया। वैसे ही एट t इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है, जिसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं, स्टेडी स्टेट अगर आ गया हो तो उस समय क्या होगा, तो अगर हम इक्वेशन में को इंफिनिटी हैं, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, i इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस e रेज़्ड टू पावर माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट है, टाइम जो है हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, तो इन्फिनिटी हमेशा पॉजिटिव होगा, माइनस निगेटिव, माइनस इन्फिनिटी नहीं लेना है। तो ऐसा रखेंगे तो 1 बाई ई रेज़्ड टू पावर इनफाइनाइट 0 दिख रहा है, तो ये हमको दिख रहा है, ध्यान से देखो, तो आई नॉट एसटीडी में मैक्सिमम जा रहा है, यानी कि हमको क्या ये लग रहा है, ठीक है, ऐसा सर्किट है और एट t इक्वल टू इंफिनिटी, इसमें से जो अगर हम स्विच ऑफ कर रहे हैं तो इसमें से करंट आई नॉट यानी मैक्सिमम जा रहा है, मैक्सिमम जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अक्रॉस कोई अब ड्रॉप नहीं है, इसका कोई रोल अब नहीं रह गया है, तो उस समय हम इसको क्या मान सकते हैं कि ऐसा, ठीक है, यानी कि इस समय हम इसको ऐसा शॉर्ट सर्किट मान सकते हैं। शॉर्ट सर्किट यानी कि इसमें से जितना भी करंट आई जा रहा होगा वो कितना जा रहा होगा, तो ई बाई आर, यानी कि मतलब कि अगर सर्किट है तो सर्किट में और कुछ कनेक्टेड ही नहीं है, ऐसा हमको बिहेव दिख रहा है। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी इंडक्टर है उसको हम रेजिस्टेंस के साथ अगर हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, किसी भी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो इनिशियली वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है और फाइनली एट इंफिनिटी बहुत लंबे समय के बाद वो स्टेडी स्टेट जैसा बिहेव करेगा, यानी कि शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा। तो सर्किट में अगर ऐसा हमको लिखा हुआ मिल जाए तो इस चीज को हमको फॉलो कर लेना है, सेम टू सेम वैसा ही जैसा हम
कैपेसिटर के चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के समय किया करते थे। ठीक है, अब है थर्ड, एट t इक्वल टू एल बाई आर, टाइम जो है एल बाई आर हो जाए। ठीक है, टाइम एल बाई आर हो जाए, यानी कि अगर हम आई लिख रहे थे तो लिख रहे थे आई नॉट 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस टाउ डिवाइडेड बाई एल बाई आर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये 4r दिख रहा है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर टाइम भी एल बाई आर हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस 1, ये हो जाएगा आई नॉट 1 माइनस 1 बाई ई। ठीक है, यानी कि आई इक्वल टू हमको मिलेगा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0.63 मिलता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, यानी कि इसी चीज को, यानी कि व्हेन आई इक्वल टू 63% ऑफ आई नॉट, जो मैक्सिमम है उसका अगर 63% हो जा रहा है, देन दिस टाइम is called time constant। ठीक है, इसको टाइम कांस्टेंट लिखते हैं और टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ टॉ बराबर क्या मिल रहा है हमको, एल बाई आर। टाइम कांस्टेंट है तो इसका यूनिट एल बाई आर का सेकेंड होगा। ठीक है, टाइम का यूनिट होगा सेकेंड होगा। तो इस बात को याद रखना है कि अगर करंट चार्ज होते हुए, करंट अगर उसको ग्रोथ होते होते 0 से लेकर अगर 63% पहुंच गया, उस समय को बोलेंगे हम लोग कि टाइम कांस्टेंट है टॉ। तो अगर हम लोग करंट वर्सेस टाइम कर्व बनाए इस केस में, तो हमको एक्सपोनेंशियल कुछ फंक्शन मिलेगा, इनिशियली 0 है और फाइनली कुछ मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट आ जा रहा है इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ ग्रोथ करता हुआ हमको मिलेगा, और कभी t इक्वल टू अगर टॉ हुआ तो उस समय जो हमको करंट मिलेगा ये 0.63 आई नॉट मिलेगा। तो ये आएगा हमारा वेरिएशन ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो मिला है, हमको ये चीज मिला है, इसको हम चाहते इक्वेशन और बना सकते थे एलएन के फॉर्म में, इसको आई को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यहाँ एलएन के फॉर्म में। तो इस इक्वेशन को ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन इसके ग्राफ से पूछ लेता है। ठीक है, कि एलएन के टर्म में दे देगा या फिर आई इसके फॉर्म में दे देगा। तो इसके फॉर्म में तो हम लोग डायरेक्टली बना लिए हैं, एलएन के फॉर्म में रहेगा तो ध्यान से देखो तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। ठीक है, तो चीज बना सकते हो। तो ये चीज हमको मिलेगा वोल्टेज के लिए। करंट अगर हमको पता चल गया तो अगर हम किसी टाइम टी पे अगर हम इसके क्रॉस का पोटेंशियल, और ठीक है ये E है, इसमें से करंट आई जा रहा है एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी का बात हो रहा है, इसको हम बोल रहे हैं कि ये V1 है, इसको बोल रहे हैं V2 है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये R ये L। तो अगर हम V2 को लिखेंगे तो ये R इंटू आई आएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि जो भी मैक्सिमम होगा R इंटू आई नॉट आ रहा है, इसको लिख सकते हैं R आई नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टॉ। ध्यान से देखें तो इसको लिख सकते हैं V नॉट, यानी कि जो भी E है तो E रहेगा, यानी कि E अक्रॉस रेजिस्टेंस लिखेंगे तो E 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टॉ। ठीक है, एक्स्ट्रा में है, अगर हमसे पूछ दिया तो हम इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ये जो है पोटेंशियल ड्रॉप
क्रॉस रेजिस्टर, रेजिस्टर के क्रॉस इतना ड्रॉप होगा। ठीक है, अब अगर हम इसके क्रॉस V1 के क्रॉस फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, अब मैग्नीट्यूड ही फाइंड कर रहे हैं, इंक्रीजिंग है तो डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं, E यानी कि V1 को लिख रहे हैं E इक्वल टू L di/dt होता है। तो ये क्या लिख सकते हैं, L तो है ही, di/dt अगर हम लिखने जाएंगे तो यहाँ पे I का हमारे पास फॉर्मूला, इसको लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है। L I0 कॉमन हो जाएगा, 1 है तो 1 का 0 माइनस e रेस टू पावर माइनस RT/L है तो यही रहेगा, इनटू ये आगे जो है तो ये माइनस R/L आ जाएगा। तो ये हमको क्या मिल जा रहा है, L से L कट गया, I0 R e रेस टू पावर, ठीक है, यानी कि इंडक्टर के क्रॉस हम I इंटू R दिख रहा है e रेस टू पावर माइनस t/τ लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको कहता है तो किस है पोटेंशियल, इसका सिमिलर करंट करंट कर रहा है, इसका अगर t इक्वल टू 0, इसके क्रॉस मैक्सिमम होगा, करंट 0 होगा, सारा ड्रॉप इसी के क्रॉस होगा, इसलिए हमको ओपन सर्किट मान लेंगे, यानी कि बैटरी का जो ड्रॉप है इसके क्रॉस हो गया है, और t इक्वल टू इंफिनिटी पे इसके क्रॉस बनाएंगे मैक्सिमम वैल्यू से ऐसा, ठीक है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है मैक्सिमम है, और पोटेंशियल ड्रॉप घटते जा रहा है। ठीक है, तो अगर तुम लोग ध्यान से देखे होगे तो ये सारा का सारा कुछ सिमिलर टू वैसा ही चला जैसा कि हम चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़े थे। ठीक है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के केस जो था वही चीज यहाँ चल रहा है, ग्रोथ ऑफ करंट सिमिलर चीज। टाइम कांस्टेंट बोल रहे हैं जब करंट बढ़ गया हो 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तुम लोग जवाब दो। सिंपल क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। ये इंडक्टर है, स्विच दे रखा है 10 हेनरी 2 ओम 10 वोल्ट। हाउ लॉन्ग will it take ठीक है, बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक करंट from the magnetic energy to reach 1/4 of its maximum value में होगा, मैक्सिमम वैल्यू का 1/4 स्टोर होने में कितना समय लगेगा ये पता करना है। t इक्वल टू 0 पे क्लोज्ड।
बताओ। सूरज, अंकित, शिवम, सब कनेक्टेड हो? हेलो। आर्यमान, हाँ सर। हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी कितना होता है। तभी दिखा है कि यू मैक्स जो होता है वो होता है हाफ एल आई नॉट का होल स्क्वायर। इसका बोल रहा है 1/4 ऑफ 1/2 एल आई नॉट स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इस समय करंट कितना होगा, तो इसको 1/2 एल आई स्क्वायर से इक्वेट कर लेंगे। तो ये इससे गया, तो यहाँ से आई हमको दिख जा रहा है कि I0/2 का बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर 1/4 है, 1/4 पहुंच रहा है, यानी कि टाइम जो लगा होगा उसको जाने में, यहाँ से हमको टाइम दिख रहा है कि I0/2 हो रहा है उस समय, यानी कि करंट जो है इतना आ जा रहा है। अब हमारे पास क्या है इक्वेशन, तो हम ऐसे देखे थे कि सिंस आई इक्वल टू आया था हमारा I0 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस RT/L। ठीक है, तो आई इक्वल टू I0/2 हो गया। ठीक है, यहाँ से I0/2 हम लिख सकते हैं, जिसको हम एक जनरल फॉर्म में लाना चाह रहे हैं। ठीक है, ताकि हम डायरेक्टली लास्ट में इसको यूज कर सकते हैं। इसको ध्यान से देखो तो हम इसको 1 माइनस I/I0 लिख सकते हैं इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस RT/L। ध्यान से देखो, कुछ किया नहीं है, I0 है, इसको डिवाइड कर लिए और इसको इधर ले गए, तो 1 माइनस I/I0 और ये प्लस हो जाएगा। नाउ टेक लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड। अगर बोथ साइड हम ln ले रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ln 1 माइनस I/I0 इक्वल टू, यहाँ आएगा माइनस RT/L। इस चीज को भी याद हम रख सकते हैं, या फिर ऊपर वाले में भी रख के सॉल्व करेंगे तो वही चीज आना है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ln 1 माइनस I/I0/2 हो गया, तो 1/2 मिलेगा यहाँ से हमको। ठीक है, यानी कि माइनस ln 2 लिख सकते हैं, ln 1/2 है तो माइनस लिख सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा माइनस RT/L। माइनस से माइनस गया, L/R ln 2 सबका वैल्यू दे रखा है, ln 2 का वैल्यू याद है, हम पुट कर देंगे। इक्वेशन यहाँ डायरेक्टली I0/2 से सॉल्व कर सकते, जैसे मन वैसे सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है, तो हमारा इस समय पे जो होगा, सिंपल से हमको 2-3 इक्वेशंस दिख रहे हैं, उस इक्वेशंस को ही यूटिलाइज करना है यहाँ पे। ठीक है, ये अभी जो नेक्स्ट सवाल देने जा रहे हैं, ये हमने कैपेसिटर में सिखाए थे कि कैसे करना है ऐसे सवाल को, तो वही यहाँ पे भी है, सेम प्रोसीजर है। टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए हम वहां पे बताए थे, वही सेम प्रोसीजर यहाँ भी यूज करना है। ठीक है, यानी कि ऐसा हमको सर्किट दे रखा है, ये एल है, आर, 2R, टी। I as a function of time t. Find current as function of time t. यहाँ पे हमारा वो सिंपल सीरीज में नहीं है, इस तरीके का रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, तो इस केस में हम कैसे यूज करेंगे? तो इसके लिए हम एक मेथड बताए थे कैपेसिटर वाले केस में, सेम वही मेथड हम लोग को यहाँ भी यूज करना है। उसको ऐसे हायर लेवल पे थेवेनिन थ्योरम बोलते हैं, लेकिन थेवेनिन थ्योरम के नाम पे हमको नहीं पढ़ना है, तो डायरेक्ट बस मेथड यूज करना है। बोलो अनुज। सर करंट का इक्वेशन लिख के वो बनाए थे उसमें। हाँ, करंट का इक्वेशन लिखेंगे, उसमें मेन था हम लोग का टॉ का पता करना, जैसे कि आई इक्वल टू होता है हमारा आई नॉट 1 माइनस टी बाई। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आर में नहीं है, तो टॉ को यहाँ पे हम एल बाई आर कौन सा आर लिखेंगे नहीं पता कर सकते हैं। यहाँ आई नॉट क्या है, ई बाई आएगा क्या आएगा, अगर ये आई नॉट और ये टॉ अगर हमको पता चल गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो इस चीज को बताने का हम 2 मेथड बताए। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम करंट वहां चार्ज के लिए था, यहाँ करंट के लिए है। देखो, मैक्सिमम करंट चाहिए, ठीक है, आई नॉट फॉर आई नॉट, स्टेप 1 कह रहे हैं, यही स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, फर्स्ट फॉर आई नॉट यानी कि मैक्सिमम करंट। ठीक है, इस सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है, तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम करंट जो होगा वो स्टेडी स्टेट में होगा, यानी कि t इक्वल टू इंफिनिटी इंडक्टर जो है हमारा ये शॉर्ट सर्किट। ठीक है, मैक्सिमम करंट निकालना है आई इक्वल टू आर। ठीक है, मैक्सिमम कब हो सकता है ये नहीं। ठीक है, यहाँ से अगर हमको दिख रहा है कि सर्किट है और इसमें जो है हमको मैक्सिमम करंट आई लिखना है कि आई का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सिंपल सा हमारा रूल था कि अगर इस 2 एंड्स के अबाउट हमारा इंडक्टर कनेक्टेड है, ठीक है, यानी कि जिस 2 एंड के अबाउट हमारा इंडक्टर कनेक्टेड है उसको हम ओपन मान लेंगे, और ओपन मानने के बाद इसमें जो करंट बचेगा उस चीज को यूज करेंगे। यानी कि इस केस में हम लोग बोल रहे थे कि एज्यूम
ओपन सर्किट एट इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर जहाँ है वहां पे ओपन सर्किट मान लेना है, यानी कि हमारा सर्किट जो है ऐसा रिड्यूस हो जाएगा। आर आर ई। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो इस केस में हमको क्या दिखेगा कि जो मैक्सिमम करंट आई पास करेगा वो ई बाई 2 आर पास करेगा, क्योंकि ये आउट ऑफ द सर्किट हो जा रहा है। इतना करंट पास करेगा, यानी कि आई नॉट का वैल्यू जो मिला ई बाई 2 आर। ठीक है, सेकेंड स्टेप था टू फॉर इंडक्टर, फॉर इंडक्टर बोल रहे हैं, फॉर टॉर्क। टाइम कांस्टेंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यानी कि इसमें करना था शॉर्ट सर्किट द ईएमएफ एंड फाइंड R equivalent about ends of इंडक्टर। इंडक्टर के एंड के अबाउट R equivalent फाइंड कर लेना है बैटरी को शॉर्ट सर्किट करने के बाद, यानी कि हमको अब जो इक्वेशन मिलेगा ऐसा कुछ मिलेगा, यानी कि सर्किट जो मिलेगा ऐसा मिलेगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ जो हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमने बैटरी को क्या करा है, शॉर्ट सर्किट कर दिया है। शॉर्ट सर्किट किए हैं तो यहाँ यहाँ से आर ए बी निकालेंगे, यही हमारा आर इक्विवेलेंट होगा। ध्यान से देखें तो ये आर और ये आर आपस में पैरेलल है, तो आर बाई 2 और प्लस 2 आर, ये हमको दिख रहा है आर बाई 2 प्लस 2 आर, यानी कि 5 r/2 दिख रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ओवरऑल सर्किट हम लोग रीड्रॉ क्या कर सकते हैं, आई नॉट हमको मिल रहा है कितना, आई नॉट मिल रहा है ई बाई 2 आर, आई नॉट इजकल टू ई बाई 2 आर, यानी कि जो हमारा पोटेंशियल होगा आई नॉट जो भी आर हम लिखे हैं, तो यहाँ से हमारा ई बाई 2 के इक्विवेलेंट है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे यूज किया था। आई नॉट एल बाई, ये हमको मिल जाएगा 2L/5R। टॉर्क पता है, आई नॉट पता है, तो करंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस में हमको बस इस चीज का ध्यान देना होता है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस ये 12/τ नीचे आएगा तो 5RT/। ठीक है, थेवेनिन थ्योरम एक नाम कैसा हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, मेन है और निकाल के क्या करते हैं, सर्किट इन जो बैटरी है, बैटरी के अक्रॉस जो भी है शॉर्ट कर देना था, आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लेना था, और जो एयरटेल चलाओ जरा का। हेलो हेलो
यस सर। डिस्कनेक्ट हो गया है शायद। ठीक है, तो अगर हमको ऐसा दे रखा होगा तो इसको हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है डीके ऑफ करंट। ठीक है, डीके ऑफ करंट यानी कि अगर हमारे पास, अगर हमने देखा तो डीके ऑफ करंट पढ़ने से पहले इसी में है तो छोटा सा पार्ट है, पढ़ लेते हैं कि अगर हम मान लेते हैं ये हमारा इंडक्टर है, इसमें हमने करंट ऐसा पास किया तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड हो गया हाफ LI²। ठीक है, यानी कि एनर्जी स्टोर हो गया, स्टोर्ड। यानी कि अगर हम अब इसको सर्किट से डिस्कनेक्ट कर दे, सर्किट से हटा दें, यानी कि अगर हमारा ऐसा सर्किट में लगा हुआ था, ठीक है, अब अगर हम इसको सर्किट से निकाल दें, सर्किट से निकाल के सिर्फ इसको ऐसे रख दें और बोल रहे हैं कि इट हैज एनर्जी। ठीक है, अब इसको हम पाथ दिए नहीं, इसके पास एनर्जी जो स्टोर्ड था अभी भी स्टोर्ड है। ठीक है, कितना एनर्जी है, तो ये हाफ LI² एनर्जी है इसके पास। तो इसको हम लोग बोलते हैं, अगर इसके पास एनर्जी है तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव इंडक्टर। ठीक है, एक्टिव इंडक्टर, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी एक साइड ऐसा डॉट लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि एक्टिव इंडक्टर है और ये डॉट यहाँ पे हम किसी भी एक साइड में लगा रहे हैं, ये डॉट है, ये ध्यान रखना है, गलती से नहीं है। और नोटेशन क्या होता है कि हम जानते हैं कि इसमें से करंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, यानी कि अगर हमारा ये इंडक्टर है और जिस साइड में डॉट लगा हुआ दिख जाए, ये साइड हमको नॉर्थ साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पिछला जो बच गया वो साउथ होगा। अगर एक्टिव है अगर इंडक्टर हमारा एक्टिव है तो ऑफ कोर्स उसमें एनर्जी स्टोर्ड हुआ होगा, और एनर्जी जो है मैग्नेटिक फील्ड के टर्म फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड हुआ है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होगा, उसी के कारण एनर्जी है। तो एक एंड उसका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा होगा और दूसरा एंड साउथ पोल की तरह। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा एंड नॉर्थ पोल है, तो सर्किट में बनाने के लिए हम जिधर नॉर्थ साइड होता है उधर हम डॉट लगा लेते हैं और ये डॉट रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। किसके लिए, तो एक्टिव इंडक्टर के लिए। अगर बोला हो तो ठीक है, नहीं दिया हो, अगर बोला हो कि उसके पास एनर्जी है तब भी हम एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में डॉट लगाएं। ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा एकदम श्योरिटी नहीं है, लेकिन अगर डॉट दे दिया है और नहीं भी बोला होगा तो इसका मतलब है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन। अगर नहीं बोला है कि सिर्फ इंडक्टर है, उसके पास एनर्जी है, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से अपना एज्यूम कर लेंगे किधर की तरफ होगा, और जो भी एक डायरेक्शन एज्यूम करेंगे पूरे क्वेश्चन में वही यूज करेंगे। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में दे दिया है डॉट, तो हम मानेंगे जिधर डॉट है वो नॉर्थ साइड है, यानी उधर से ही मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा होगा, यानी एनर्जी जब बाहर जाना शुरू होगा उसी डायरेक्शन से शुरू होगा। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है हमारा किसी भी एक्टिव इंडक्टर के लिए। नाउ अगर हमारे पास कोई एक एक्टिव इंडक्टर है, ठीक है, इसको हम किसी एक रेजिस्टेंस से ऐसे कनेक्ट कर दें। ठीक है, ये इंडक्टर L है, ये रेजिस्टेंस R है और ये एक्टिव है। एक्टिव नहीं रहेगा तो कोई काम ही का नहीं रहेगा, यानी कि अगर अब हम इसको क्लोज करेंगे, ठीक है, अगर हम इसको t=0 पे क्लोज कर दे रहे हैं तो कुछ देर के बाद एट
t इक्वल टू टी, किसी टाइम t के बाद हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, t के बाद ये L है, इसमें से ऐसा करंट बहता हुआ मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो इंडक्टर होगा, एनर्जी जो स्टोर कर रखा है, अगर हम उसके दोनों एंड को कनेक्ट कर दे रहे हैं, यानी कि वो जो एनर्जी है वो फ्लो करने लगेगा, यानी कि पाथ मिल गया तो फ्लो करना शुरू कर दिया। फ्लो करना शुरू कर दिया है तो रेजिस्टर के अक्रॉस उसमें घटना शुरू होगा। सेम वैसा ही याद करो, कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग हम लोगों ने पढ़ा था। अगर कैपेसिटर को हम चार्ज करके रख लेते थे तो रखा हुआ है, ठीक है, दोनों प्लेट्स को अगर वायर से मिला दिए, वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं था, तो तुरंत ही उसका चार्ज खत्म हो जा रहा था। लेकिन अगर हम बीच में किसी रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट करते थे तो थोड़ा टाइम लगता था डिस्चार्ज होने में। तो वही केस यहाँ भी है, इंडक्टर के पास मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है। अब अगर हम उसको किसी रेजिस्टर के थ्रू अगर हम इसको ऐसे कनेक्ट कर दिए, वैसा करंट इसमें बह रहा होगा। अब यानी कि ये जो हम बोल सकते हैं कि हमको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि ऐसा ये है, इसका ईएमएफ जो होगा किसी टाइम पे एल डी आई बाई डी टी होगा, यहाँ से करंट आई बह रहा है, जिस भी रेट से घट रहा हो, जिस भी रेट से करंट इसमें बह रहा हो उस रेट से, और ये रेजिस्टेंस हमारा आर है। तो अगर हम इस लूप में ऐसा घूमे तो अकॉर्डिंग टू केवीएल हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो और बोलो कि अकॉर्डिंग टू केवीएल हम क्या यूज कर सकते हैं डायरेक्शन के साथ। तो इंडक्टर में माइनस एल डी आई बाई डी टी, और यहाँ रेजिस्टेंस में इधर से घूम के आ रहे हैं तो माइनस आई आर। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे ये हायर होगा, ये जीरो हो जा रहा है। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, डी आई बाई डी टी इक्वल टू माइनस आई आर बाई एल। ठीक है, तो यहाँ से हमको सिंपली दिख रहा है, तो और आसान दिख रहा है हमको, डी आई बाई आई इक्वल टू माइनस आर बाई एल डी टी। ठीक है, ये तो हमको और आसान दिख रहा है, इंटीग्रेट कर लेंगे जीरो से टी। पहले इसमें करंट मैक्सिमम एनर्जी था आई नॉट के लिए, किसी टाइम टी पे इसमें आई होगा, तो यहाँ से लिखेंगे एल एन आई, आई नॉट से आई जा रहा है, इधर हो जाएगा माइनस आर बाई एल, टी माइनस जीरो तो सिंपली टी। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं आई बाई आई नॉट होता, लिख लेते हैं एल एन ठीक है, ये कर्व भी पूछ लिया जाता है तो स्ट्रेट लाइन कर्व दिख रहा है। और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, तो आई इक्वल टू आई नॉट ई रेस्ट पावर माइनस आर टी बाई एल। ठीक है, तो इसको लिखते हैं आई इक्वल टू यहाँ टॉ जो है एल बाई आर है, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ टाइम कांस्टेंट जो है ये बोल रहा है कि 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इज लॉस। ठीक है, या फिर 37% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इज रिमेनिंग। ठीक है, करंट का ही, ठीक है, करंट का 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इज लूज, यानी कि जो आई नॉट था, आई नॉट का 63% घट गया हो या फिर 37% बचा हो,
उस समय को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे टाइम कांस्टेंट। किसी भी टाइम t पे अगर हम बोल रहे हैं, यहाँ पे अगर हम फाइंड करें तो हमारा जो कर्व जाएगा ऐसे जा रहा है। देखो t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो मैक्सिमम होगा आई नॉट, और ये ऐसा घटता हुआ जा रहा है। यहीं पे अगर हम लिखेंगे पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, रेजिस्टर के अलोंग अगर पोटेंशियल हमको लिखना होगा तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वी आर इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो अगर आई नॉट इंटू आर लिखेंगे तो वी नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टॉ लिख सकते हैं। सेम तरीके से जा रहा होगा। ऐसे ही अगर आई पता है तो इंडक्टर के क्रॉस भी हम फाइंड कर सकते हैं माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो उसके क्रॉस भी हम फाइंड कर सकते हैं कि कितना बचा होगा या फिर कितना लूज हो गया। यानी कि करंट अगर हमको पता है तो किसी टाइम टी पे बोलेगा कि 1/4 करंट लूज हो गया तो कितना एनर्जी लूज हुआ या फिर कितना करंट लूज हुआ, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमको ये फॉर्मूले यूज करने आना चाहिए। और ये सिंपल सा फॉर्मूला है और ये थर्ड टाइम हम लोग यूज कर रहे हैं। थर्ड टाइम कहाँ पे? तो 11th में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़े थे, वहां भी ऐसा ही कुछ कुछ फॉर्मूला आया करता था। ठीक है, लॉग ये सब के टर्म में, हाँ वैल्यू ये सब चीजें चेंज थी लेकिन ऐसा ही कुछ आता था। दूसरा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में, वहां तो सेम डिटो ऐसा ही था, क्यू के टर्म में था और यहाँ पे तो कैलकुलेशन हमारा सिंपल है। एक चीज क्लियर है तो बाकी सारा कुछ तुमको क्लियर दिखेगा। तो रिलेट करके पढ़ोगे तो एक बार पढ़ोगे तो सब चीज आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिके ऑफ करंट। यानी कि अगर किसी भी तो अगर किसी भी इंडक्टर में कोई एनर्जी अगर स्टोर्ड है तो स्टोर्ड एनर्जी जो होगा हम किसी रेजिस्टेंस के साथ जोड़ देते हैं तो उससे धीरे धीरे घटेगा। यानी तुरंत नहीं घट रहा है लेकिन धीरे धीरे टाइम लगेगा। और वो टाइम कैसा लगेगा, ये चीज आ रहा है आई इक्वल टू आई नॉट टी रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टॉ। ठीक है, यही इक्वेशन शायद हमको लगता है केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। ए बराबर ए नॉट टी रेज़ टू पावर माइनस, ऐसा ही कुछ है। तो हर जगह कर्व पूछा जाता है, तो एक जगह का भी अगर कर्व याद है और एक इक्वेशन याद है तो हर जगह का तुम सॉल्व करके बता सकते हो। रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे वहां भी आएगा, वो केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर ही होगा। और केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स अगर पढ़ ली हो तो पढ़ ही ली होगी। अगर इन सब में किसी में कोई अगर दिक्कत है तो उसको पूछ लो। नहीं है तो कुछ क्वेश्चन देते हैं, करो। ठीक है, कोई सर्किट दे रखा है और इससे चीज पूछा जा रहा है।
हो गया। t इक्वल टू 0 पे इंडक्टर हमारा कैसा बिहेव करेगा? ओपन सर्किट। ओपन रहेगा तो हमको ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो इसमें I1 हमको दिख रहा है E/2R, I2 I1 के बराबर है, I3 0 है, I3 0 है तो di3/dt जी 0। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे ये ओपन सर्किट ऐसा बिहेव करेगा, ऐसा बिहेव करेगा, तो हम काम खत्म कर लिए। सेकेंड, एट t इक्वल टू इंफिनिटी, एट t इंफिनिटी पे शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारा जो ऐसा बन जाएगा, ये में पी है आर आर ये आर, यहाँ दिख रहा है R/2 प्लस आर, आर इक्विवेलेंट दिख रहा है प्लस आर, यानी कि 3R/2। तो इसमें से हम करंट अगर फाइंड करेंगे I1 तो I1 आ जाएगा 2E/3R। I2 और I3 आधा आधा डिवाइड होगा तो I2 इक्वल टू I3 और ये दिख रहा है E/3R के बराबर होगा, तो I1 का आधा था होगा। ये चीज हम लोग को मिल जाएगा सारे सर्किट में करंट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस, ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर टॉपिक बच गया, और कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। तो 1 से 2 लेक्चर और लगना चाहिए। ठीक है, तो मॉड्यूल को कंप्लीट करते रहो। इससे ग्रोथ ऑफ करंट और डीके ऑफ करंट से जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, किसी को कहीं दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है फिर।